हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने सेल का विद्युत वाहक बल निकालना सीखा था। गैल्वेनी सेल क्या होते हैं, वेडेनियल सेल क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो थी इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव की। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल दो पढ़े थे हमने, लेकिन वहाँ जो हमने पढ़ा था वो था मानक परिस्थितियों में, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। एक बार मैं तुम्हें रिकैप कर देता हूँ कि पिछला हमने जो पढ़ा था। देखिए, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव दो तरह का पढ़ा था। एक तो पढ़ा था अपन ने रिडक्शन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ई से, ठीक है, ई एम एन प्लस टू एम या फिर एम टू एम एन प्लस। ठीक है, चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर यही हम बात करें मानक परिस्थितियों की, स्टैंडर्ड कंडीशंस की, तो इसको हम लिख देते हैं ई नॉट द्वारा और इसको भी हम लिख देते हैं ई नॉट द्वारा। ठीक है, तो ये तो क्या है, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, और ये जो हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मानक परिस्थितियों में। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी, ये थी हमारी 298 केल्विन या कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 1 m इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन की। और यदि हम गैसीय प्रोडक्ट की बात करें या गैसीय जो अपने मटेरियल काम में ले रखा है उसका प्रेशर होना चाहिए 180 m। तो ये सब कंडीशन किस में थी, स्टैंडर्ड कंडीशन थी। ये थी किसी भी कंडीशन पे हम इलेक्ट्रोड विभव देख रहे थे। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देखा था। उसके बाद हमने देखा था सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या देख रहे थे कि सेल पोटेंशियल में ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। फाइनली हमने ये निकाल के फॉर्मूला बताया था, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड ई ऑफ एनोड, यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब याद कीजिए दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल रहे थे। कब, जब मानक परिस्थितियां यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा दी जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो लिया जाएगा वो दोनों में ही क्या लिया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल काम में लिया जाएगा अपचयन विभव। क्योंकि IUPAC ने हमसे कहा था, IUPAC ने कहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हर जगह, प्रत्येक जगह पे काम में लेना है। IUPAC ने क्या कहा था कि प्रत्येक जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल काम में लेना है। ठीक है, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इस तरीके से दिया जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि आवेश घटता हुआ दिख रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था घटती हुई दिख रही है तो अपचयन विभव, और बढ़ती हुई दिख रही है तो ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो पहचान जाएंगे हम कि कौन सा ऑक्सीकरण विभव है और कौन सा अपचयन विभव है। ठीक है, तो ये हो गया IUPAC के अकॉर्डिंग कि रिडक्शन पोटेंशियल प्रत्येक जगह पे काम में लेना है। इसी आधार पर हमने सेल का सेल पोटेंशियल निकाला था। हालांकि मैंने तुम्हें 2 या 3 फॉर्मूला बताए थे लास्ट वीडियो में, देख लेना एक बार। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हुए हमने इस तरह से लिख दिया। इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड किधर होता है, राइट में, तो ई नॉट राइट साइड का और ई राइट साइड का और ई लेफ्ट साइड का। लेफ्ट में कौन होता है, एनोड, राइट में कौन होता है, कैथोड। क्लियर। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, ये तो हो गया एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर।
ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहां भी क्या काम में लेना है हमको, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अब रिडक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पे काम आएगा वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि नॉट जो लगा है यहाँ पे, जीरो जो लगा हुआ है, ये क्या बताता है, ये बताता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, मानक परिस्थितियों को। स्टैंडर्ड यानी कि 1m तो क्या हो, कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और यदि गैसियस प्रोडक्ट हैं या गैसियस रिएक्टेंट हैं तो हम बोलेंगे 1 atm प्रेशर हो। ठीक है, इन कंडीशंस में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि मानक सेल विभव, यहाँ तक हम देख चुके थे पहले। ठीक है, अब बात आती है इस वाले की, इस वाले की ई सेल, या हम कह सकते हैं ई इलेक्ट्रोड। यानी कि किसी भी कंडीशन पर, किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पर जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालें या किसी सेल का सेल विभव निकालें तो उसमें हमारी हेल्प करेगा कौन, नर्स्ट इक्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, नर्स्ट समीकरण या नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत आसान सा है लेकिन हर जगह काम आएगा। कई सारे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। और ये भी ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने 12th बेस पे भी और कंपटीशन बेस पे भी। जेई में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इसके, नीट में सवाल पूछे जाते हैं इसके, तो ध्यान रखें, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारा। ठीक है, बहुत एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ही छोटा सा एक आसान सा फॉर्मूला याद रखेंगे। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln KC। ये लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। एक फॉर्मूला छोटा सा है, इसको याद रखेंगे। ये क्या है, EMF ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये क्या है भैया, EMF ऑफ सेल एट 1m कंसंट्रेशन एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। सीधी सट बात हो गई। ये R क्या है, R क्या है, गैस कांस्टेंट। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन, यानी कि त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, सॉरी फैराडे चार्ज, फैराडे आवेश। T क्या है यहां पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि परम ताप। तो साहब परम ताप और ताप में कोई अंतर होता है क्या, परम ताप और ताप में कोई अंतर होता है क्या, बिल्कुल है, वो टेम्परेचर ही। कुछ लोग इसको बताते हैं 0 डिग्री, सॉरी 0 केल्विन ताप, गलत। परमताप क्या होता है, परमताप होता है टेम्परेचर इन केल्विन।
टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि किसी भी टेम्परेचर को जब हम केल्विन में व्यक्त कर देते हैं तो वो कहलाता है परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर हमको काम में लेना होता है वो टेम्परेचर केल्विन में ही लेना होगा। ठीक है, हो गई सब कुछ। अब आते हैं अपन केसी पर। केसी क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट या रिएक्शन कोशेंट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं केसी, इसको बोल सकते हैं क्यूसी, क्यूसी भी बोल सकते हैं। अब ये है क्या चीज़, देखिए एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है अपने पास 2A gives 3B, 2A gives 3B क्या है? QC या KC क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि क्या हो जाएगा? B की सांद्रता बटे A की सांद्रता, घात लगेंगे इनके स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। ये लीजिए, एक से अधिक प्रोडक्ट हैं या रिएक्टेंट हैं, जैसे मान लीजिए एक और लिख देता हूँ यहाँ पे 2A + 3B gives 2C। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? KC = C की कंसंट्रेशन घात 2 अपॉन A की कंसंट्रेशन घात 2 इंटू B की कंसंट्रेशन घात 3। तो इस तरह से साम्यावस्था स्थिरांक निकाला जाता है। ध्यान रखें, ये जो अभिक्रिया ली जा रही है ये किस पे ली जा रही है? साम्यावस्था पर। इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम का निशान लगाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान लगाएंगे, इस जगह पे साम्यावस्था आ चुकी है। इसको साम्यावस्था स्थिरांक कह सकते हैं, अभिक्रिया स्थिरांक कह सकते हैं, ठीक है, अभिक्रिया गुणांक कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो केसी क्या है? उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब बचा क्या है? कुछ नहीं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं अब फाइनली, ये देखिए, तो E = E0 माइनस RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला नंबर, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने तुम्हें बताया था, अगर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ ले लेंगे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। सेल के लिए नष्ट समीकरण देनी है तो सेल का सेल विभव और ये मानक सेल विभव। ठीक है, चलिए इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? E = E0 माइनस RT 2.303 RT अपॉन NF लॉग रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये लीजिए, दूसरा तरीका हो गया भैया ये। और साहब ये लॉग और ln क्या हो गया, कहाँ से आ गया ये? ln = 2.303 लॉग। ln क्या है? लॉग का ही एक रूप होता है, लॉग की एक फॉर्म होती है जिसका मान ये है। लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ln आता है। तो ln के रूप में लिखोगे तो यहाँ लिखोगे, अगर लॉग के रूप में लिखोगे तो इस तरह से इसमें 2.303 गुणा लॉग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने तुम्हें बताया था R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कई सारी होती है, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है,
0.082 भी होती है, या कैलोरी में ले तो 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर कौन सा लेते हैं, ये वाला मान। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का रूप है, ये जो अपन सेल विभव वगैरह निकाल रहे हैं ये एनर्जी का रूप है, तो एनर्जी के रूप में जूल या कैलोरी के रूप में भी लिख सकते हैं, जूल और कैलोरी। ठीक है, जूल और कैलोरी में डिफरेंस क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी अप्रॉक्स। ठीक है, 4.2 कैलोरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कहाँ से आएगा भाई, ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन क्या दी हुई है, या सेल के अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, सेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, 1 ग्रहण किया जा रहा है, या 2 त्यागे जा रहे हैं, 2 ग्रहण किए जा रहे हैं, वो तो बाद की बात है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है। फैराडे आवेश पे आते हैं। फैराडे आवेश क्या है, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ये लीजिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होता है, 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे आवेश का मतलब क्या है, 1 फैराडे आवेश का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, और जिसका मान होता है अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलाम। फैराडे आवेश। बोल साहब ऐसे कैसे आया, बता देता हूँ, घबराओ मत। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अरे ये तो जानते हो, याद है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाँ उसी में से निकाला गया, उससे पहले दिया गया था, ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल में संख्या कितनी हो गई, कणों की संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6.023 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम हो जाएगा। और भैया जो भी आंसर आएगा 96,487 पॉइंट कुछ आता है, तो उसको अपन अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 96,500 कूलाम। समझ में आई बात। तो ये 1 फैराडे आवेश है, 1 फैराडे 1F इज इक्वल टू, ठीक है, याद कर लेना भैया, इसको काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1 मोल आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश क्या होता है, 1 फैराडे आवेश। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं अपन किस पे, T पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं हमारे लेवल पे, 12th लेवल पे, वो दिए जाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। ये 25 डिग्री टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आधार पर दिए जाते हैं, और रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लिया, या क्वेश्चन में भी दिया ही जाता है 298 केल्विन ताप पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ये करके इस तरह से। तो टेम्परेचर में हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादातर दिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा दी 298 केल्विन। ये लीजिए। अब एक बात बताओ मेरे को, इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर, सॉरी इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ गई, देखो R आ गया, T आ गया, F आ गया, 3 चीज़ें आ गई। इनको अगर हम रखते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं, तो रखने पर हमारे पास, इसको उतार लिया क्या, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, इसको उतार लिया, साइड में उतार देना कहीं भी। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E = E0 -
0.059 अपॉन n log बेस 10 मानना है, ध्यान रखना हर जगह पे बेस क्या मानना है 10, ठीक है। तो log 10 बेस पावर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये लो भैया, गणित जानते हैं ना, तो गणित जानते हैं तो कर लेना है यार। 2.303 इंटू 8.314 इंटू टी 298 रखना है, एफ 96,500 रखना है और सॉल्व कर देना है। ये आ गया हमारे पास किसी भी सेल, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट समीकरण। फाइनल समीकरण ये भी है, फाइनल समीकरण ये भी है, फाइनल समीकरण ये भी है। बाकी ये पहली और दूसरी ये दो समीकरण हैं, ये हमारे ज़्यादा काम आई हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मैक्सिमम यानी कि 99% लगभग जगहों पर ये वाली काम आएगी तुम्हारे, और 1% जगहों पर लगभग ये काम आएगी। क्योंकि क्या है, कई बार टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है, इसलिए रट तो लो इसको, लेकिन फाइनली इसको रट के ये मत कर देना कि यही नष्ट समीकरण है, इसके अलावा कोई दूसरी नष्ट समीकरण है ही नहीं। बता देता हूँ, टेम्परेचर देख लिया करो कि टेम्परेचर कितना है। अगर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है तो फिर इसको काम में लो और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R कभी चेंज नहीं होगा, F कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर चेक कर लिया करो, टेम्परेचर चेक करने से ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये उतार लो, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड अथवा सेल के लिए नष्ट समीकरण निम्नानुसार दी जा सकती है। ये उतारो और उसमें इसी तरह से लिख देना, किसी भी सांद्रता एवं ताप पर सेल विभव, ठीक है। इसको एक काम कर लेते हैं, चलो इसको एक बार उतार लो, उतार के इतना करके और फिर ये लिख देना, इतना लिख के और फिर ये उतार दो, ठीक है। ये जो केसी लिख लो ना, उसके बाद एक काम करना, ये लिख देना जैसे, केसी लिखने के बाद फिर लिख देना जैसे रिएक्शन या इस दी गई अभिक्रिया के लिए, तो क्यूसी या केसी क्या हो जाएगा इस तरह से। ये 11th क्लास का टॉपिक है साम्यावस्था। साम्यावस्था के अंदर हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। इतना हो गया, उसके बाद कंप्लीट कर दो इसको। ये कुछ चले आगे। उतार लिया होगा। अब हम एक एक करके किसी भी अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण देते हैं। कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं और उसके लिए फिर नष्ट समीकरण दे के देखते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया या किसी सेल की अभिक्रिया, उसके लिए अपन नष्ट समीकरण देंगे। पहले लिख लेना इसको, जब जाके आके देखना, क्योंकि अब मैंने मिटा दिया है। देखिए, इधर मैं लिख रहा हूं समीकरण और इधर लिख रहा हूं मैं नष्ट समीकरण। देखिए, समीकरण है, मान लीजिए Zn, डेनियल सेल की अभिक्रिया याद है। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, Zn जो है Zn+2 में टूटता है एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और Cu बनाता है सब, ठीक है। उसके बाद एक और लेते हैं Ag+ इलेक्ट्रॉन, Ag बन गया भैया। एक लिखते हैं Cu+2 Zn, Zn+2 Cu, याद है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई सेल रिएक्शन डेनियल की। Zn+2 किसको दे सकता है, किससे ले सकता है इलेक्ट्रॉन,
चलो ऐसे कर देते हैं, ये लो जी। चलो यहाँ तक इतने रिएक्शन कर लेते हैं अपन, इन्हीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है अपन को कि ये वाली जो रिएक्शन है ये 1 2 3, ये किसकी है भैया? इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है क्या? और ये किसकी है? सेल की रिएक्शन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए सब बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी के सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लेंगे, यानी कि इसको फिलहाल छोड़ दो और इसको फिलहाल छोड़ दो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? रिएक्शन हमको दे दी गई है, इसके लिए नष्ट समीकरण लिखनी है। नष्ट समीकरण क्या होगी इसके लिए? देखिए, E Zn to Zn + 2, समझ में आया? इलेक्ट्रोड है भैया, E0 Zn to Zn + 2 माइनस 0.059, मैं सबको टेम्परेचर क्या ले रहा हूँ? 298 केल्विन ताप, ठीक है, अपॉन n कितना है? 2। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ से आ गए। n कितना है? 2 log प्रोडक्ट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Zn + 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। E Cu + 2 to Cu is equal to E0 Cu + 2 to Cu minus 0.059 upon 2 log Cu की कंसंट्रेशन अपॉन Cu + 2 आयनों की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चेक कर सकते हो। इस रिएक्शन के लिए देखें तो ECAG सिल्वर है, तो सिल्वर क्या हो रहा है यहाँ पर? अपचयित हो रहा है क्या? चेक कर सकते हो, इससे भी पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है। अपचयित हो रहा है या ऑक्सीकृत हो रहा है? सॉरी, Ag+ से Ag बन रहा है। तो देखो, Ag+ से Ag बन रहा है, चार्ज कम हो रहा है, मतलब अपचयित हो रहा है। E0 Ag+ to Ag माइनस 0.059 अपॉन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो n = 1 log कंसंट्रेशन ऑफ Ag यानी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि Ag+। अब आते हैं अपन डेनियल सेल के लिए नष्ट समीकरण पे। तो डेनियल सेल के लिए नष्ट समीकरण कैसे देंगे? ई सेल, समझ में आया? यहाँ कुछ ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है डायरेक्ट सेल। E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग ग्रहण कर रहा है, ये त्याग रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, n = 2 log। अब देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए प्रोडक्ट क्या है? Zn + 2 एंड Cu। रिएक्टेंट क्या है? Cu + 2 एंड Zn। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? है कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको मैं नीचे लिखूंगा दोबारा। इसके लिए देखिए, E सेल = E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, लॉग, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ Pb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn + 2, कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Pb + 2।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब तुम इसको उतारो ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो इतनी नज़दीक नज़दीक मत उतारना, क्योंकि अभी हमको इसके बाद यहाँ 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 और यहाँ इनके लिए एक एक समीकरण और लिखनी है। अभी थोड़ा सा चेंज और होगा। वो क्या होगा चेंज, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए इधर वो चेंज होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1। किसी भी ठोस की सांद्रता क्या मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। नोट डाल देंगे भले नीचे, किसी भी ठोस की सांद्रता क्या होती है, इकाई मानी जाती है। अब जब ठोस की सांद्रता इकाई मानी जाएगी तो भैया इधर देखो, Zn की सांद्रता इज इक्वल टू Cu की सांद्रता इज इक्वल टू Fe की सांद्रता इज इक्वल टू Pb की सांद्रता इज इक्वल टू Ag की सांद्रता। ये सब सॉलिड है क्या, देखो सॉलिड है सबके सब, और वो क्या हो जाएगी 1। ये देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका मतलब तो भैया सबकी जगह पे 1 रख दो। कौन कौन सी जगह पे रखेंगे 1, इसकी जगह 1 रखेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, और कहाँ रखेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे। आगे तो सब कर सकते हैं। अरे जब ये 1 हो जाएगा तो हटा दो, 1 हो जाएगा हटा दो सबको। तो जहाँ जहाँ ये है इसकी जगह पे 1 रखोगे तो ये ओनली रह जाएगा log Zn+2, ये रह जाएगा log 1/Cu+2, ये रह जाएगा log 1/Ag+, ये रह जाएगा Zn+2/Cu+2, ये क्या रह जाएगा Zn+2/Pb+2। इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सेल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन अब तुम लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात एक और है यहाँ पर कि मान लीजिए कोई एक ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या हो, गैसियस गैस हो, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस कंसंट्रेशन टर्म की जगह पर क्या लिखना है, प्रेशर लिखना है। कंसंट्रेशन की जगह पर क्या लिख देना है, प्रेशर लिख देना है। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं मैं तुम्हें। उतार लिया ना, एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे H2 से बन रहा है मान लीजिए H+, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन कि किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, तो वो सब कुछ बताऊंगा। तो वहाँ एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम आता है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस तरह से अपचयित या ऑक्सीकृत होती है। तो देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, EH2 to H+, half H2 to H+ is equal to E0 half H2 to H+ minus 0.059 अपॉन n कितना है, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। देखिए log, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है H+ आयन, और H+ आयन किस में है, विलयन में होते हैं। तो इसलिए यहाँ तो लिखेंगे H+ बटे ये क्या है, गैस, क्या है, गैस। अब गैस की कोई सांद्रता नहीं लेंगे, गैस का क्या लेंगे अपन, प्रेशर, दाब लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे PH2, P ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 गैस। नष्ट समीकरण मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। दूसरी बात, नष्ट समीकरण के बाद अभी पूरी तरह से इसको फिनिश नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करना जरूरी है ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने तो बता ही दिए हैं। अब इनमें जब वैल्यूज़ दी जाती है, मान दिए जाते हैं, तो हम उन मानों को कहाँ और कैसे रखेंगे, तो मैं 3 से 4 न्यूमेरिकल या 5 न्यूमेरिकल मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा कि तुम भी अपनी तरफ से अपनी बुक के जो न्यूमेरिकल हैं वो जरूर कर लेना, अदरवाइज ये टॉपिक एज इट इज रह जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा।
इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल अगले टॉपिक में मैं करवा दूंगा, फिर भी उससे पहले तुम लोग अपने स्तर से कर लेना इनको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।